ये जो 7 से 12 लाख एग्जेम्पशन हुई है, बहुत इसका शानदार स्वागत हो रहा है। बजट के जो मुख्य अंश हैं, जो महत्वपूर्ण अंश हैं, वो एक है हमारा किसान, दूसरा है हमारा गरीब, तीसरा है हमारा युवा, चौथा है हमारी महिला। 7 लाख मेट्रिक टन। नई पीढ़ी के ऊपर जोर देना ये सबसे बड़ा ऐलान है। एक सेक्टर को देखें, अगर हम चाहे किसानों का सेक्टर लो, आप एग्रीकल्चर सेक्टर लो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो, हर सेक्टर पे इस बजट में एक विशेष ध्यान देके एक ऐसा बैलेंस्ड बजट लाए हैं। मुझे लगता है बहुत डिटेल में जाकर उन्होंने देश के सभी सेक्टर के लोगों के लिए इस बजट के अंदर व्यवस्था की है। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 का दूसरा बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर पूरे देश में एक्साइटमेंट है। इस बात को लेकर खासतौर से कि मिडिल क्लास को इसमें बड़ी राहत दी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। किस तरह से आप देखेंगे जो राहत दी गई है, बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थी, क्योंकि मिडिल क्लास वो है जो बीजेपी का बड़ा सपोर्टर माना जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भी मोहभंग हो रहा था। देखिए भाई साहब, मैं सही माने में एक मिडिल क्लास का नागरिक हूँ। मैंने 1974 में इम्तिहान देने के बाद फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। 39 इयर्स मैंने सर्व किया। मैं मिडिल क्लास रहा, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। पर ये बजट शानदार इसलिए नहीं है क्योंकि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली है। ये बजट के शानदार होने की वजह बहुत है, पर जो आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं चर्चा, तो मैं आपसे सहमत हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ मिडिल क्लास को ध्यान में रखने वाला बजट नहीं है। ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट हमने 7 से 12 लाख की है निर्मला जी ने, पर मोदी जी ने बाकी जो काम किया। पहले मिडिल क्लास की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया, 8 पे कमीशन अनाउंस हो गए। जो पे कमीशन में रिलीफ मिलेगा सैलरीड लोगों को, और पे कमीशन तो सरकारी अधिकारियों के लिए है, पर उसका टेम्पलेट प्राइवेट सेक्टर में भी बन जाता है। उसका टेम्पलेट, उसका असर जो है बाकी जगह भी बन जाता है, उसका आर्म फोर्सेस में जाता है, सब जगह जाता है। दूसरा, आप ये देखिए कि इसके अलावा इकोनॉमी के लिए अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। अभी आप 5वें स्थान में, कुछ ही महीनों में आप विश्व भर में हमारी 4थे स्थान पे होगी अर्थव्यवस्था। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हर साल 30% बढ़ता आया है। अब इस साल आप देखिए, इस साल भी प्रोविजनिंग 11.21 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग है। दूसरा, कई यहां पे ये तो गवर्नमेंट का कैपेक्स है ना। आप देखिए, जो पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर करेगा, गवर्नमेंट करेगी। हमारे ओएमसीज अपनी तरफ से कर रहे हैं। हर एक ओएमसी ने जितने भी टारगेट्स, किसी ने 113% किया, किसी ने 118% किया। प्राइवेट सेक्टर में अभी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगी। एक थोड़ी सी परसेप्शन की बात थी कि मिडिल क्लास जो है ना, उनके लिए कुछ नहीं किया गया, और ये जो 7 से 12 लाख एग्जेम्पशन हुई है, बहुत इसका शानदार स्वागत हो रहा है। इससे मैं समझता हूं बाकी जो सेक्टर की, जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उठाए गए, थोड़ा सा वो नैरेटिव में इतने आगे नहीं आ रहे। पर देखिए, मेरा सवाल था उसके ऊपर कि जो ग्रोथ है उसको लेके कहा गया कि कोविड के बाद से पहली बार थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दिया था। आपको लगता है कि ये बजट एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम करेगा? एकदम करेगा, एकदम। सिर्फ अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात नहीं है। देखिए, इकोनॉमी हर क्वार्टर में ग्रो करना है तो नहीं, उधर ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। हमारा जो जीडीपी है 50% एक्सटर्नल सेक्टर में है, जहां वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, सारी चीज़ों को होता है। पर अच्छी बात यह है, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है, नीचे आ रहा है। आपकी जो ग्रोथ है वो भी 6.8% के करीब जा रही है, पर इससे ग्रोथ को मोमेंटम मिलेगा। और विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका पूरा करने में ये इन द जर्नी टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट माना जाएगा।
हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। किस तरह से आप देखेंगे इस बजट को, क्योंकि कहा जा रहा है कि ग्रोथ इससे तेज़ होगी और साथ ही मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा, उससे खपत बढ़ेगी। ये तो एक इसका आयाम हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि देश को जानना ज़रूरी है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बजट रहा है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि इस बजट ने भारत के विकास पथ को पूर्ण रूप से रेखांकित किया है। जो भारत का टारगेट है एक विकसित देश बनने का, भारत का टारगेट है एक आत्मनिर्भर देश बनने का, उस पथ पर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। 2026 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, 2030 तक हम $6.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और इस बजट के जो मुख्य अंश हैं, जो महत्वपूर्ण अंश हैं, वो एक है हमारा किसान, दूसरा है हमारा गरीब, तीसरा है हमारा युवा और चौथा है हमारी महिला। कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्णता दी गई है, चाहे 1.5 लाख करोड़ की जो क्रेडिट दी गई है 7 करोड़ 17 लाख किसानों को, और चाहे आप देखें कि जो तिलहन और दाल पर मिशन बनाया गया है ताकि भारत के अंदर वो उत्पादन बढ़ पाए, और रुई कॉटन के लिए भी जो मिशन बनाया गया है, उसी के साथ जो अधोसंरचना में तीव्रता लाई गई है। पिछले साल मतलब जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, 11 लाख करोड़ का हम लोगों का कैपेक्स का टारगेट है, जिसमें से 10,80,000 करोड़ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और आने वाले साल में उस टारगेट को भी हम लोग बढ़ाएंगे। क्या ये जो फैसला किया गया इनकम टैक्स में छूट देने का 12 लाख तक का, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है? क्योंकि ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो है उसने हर चुनाव में अभी तक बीजेपी का सपोर्ट किया 2014 के बाद से। पॉलिटिकल कंपल्शन या इकोनॉमिक कंपल्शन, ये ना पॉलिटिकल है ना ये इकोनॉमिक है, ये देश को आगे ले जाने वाला कदम है। और ये आप देखेंगे, ये एक स्टैटिक निर्णय नहीं है, ये एक डायनामिक निर्णय है। पूरी श्रृंखला मैंने आपको सुना दी है, तो ये एक डायनामिक निर्णय है जिसके आधार पर आपके हाथ में शक्ति प्रदान किया जाएगा। वही 12 लाख आमदनी वाला मिडिल क्लास का सैलरीड पर्सन के ऊपर 2 लाख का टैक्स होता था कांग्रेस के ज़माने में। अब प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने वो 2 लाख रुपए सीधा उनके पॉकेट में पहुंचा दिया है, और वो निर्णय लें उससे कैसे स्पेंड किया जाएगा। और मुझे इस बात का विश्वास है कि उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी, सेविंग्स में भी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी होगी। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, बजट में आपको क्या जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? देखिए, उम्मीद से ज्यादा ही हमको इस बजट में मिला। भारत की नवजात शिशु से लेकर 25 साल की उम्र तक भारत की आबादी की 47% इस एज ग्रुप में है। जो सारे नॉर्मल स्कीम जो चल रहा था, आंगनबाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक के सारे स्कीम चलेगा। उसके अलावा मैं अगर कहूँ, सशक्त आंगनबाड़ी पोषण 2.0 से लेके 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब, मातृभाषा में किताब बनाने के लिए अलग वित्तीय व्यवस्था, 6,500 नए IIT की सीट, 10,000 नए मेडिकल कॉलेज में सीट, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के नाम पे 10,000 बच्चों को वित्तीय प्रबंधन करना, AI इन एजुकेशन में 3 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें इस साल 500 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन करना, भारतीय ज्ञान परंपरा को एक डिजिटल डिपॉजिटरी में कन्वर्ट करना। ये सारा विषय को अगर मैं इकट्ठा करूं, मैं इसको एक ही शब्द में कहूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की नई पीढ़ी की ओर से आभार प्रकट करता हूं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो बच्चा आज 5 साल का होगा, ये बच्चा आने वाले 22 साल के बाद 27 साल का हो रहा होगा। इसी दौरान ये सारे सिस्टम पे पढ़ के जाएगा। एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखने वाला नई पीढ़ी भारत में तैयार होगा। लेकिन क्या जो शिक्षा में बजट का प्रावधान बढ़ाए जाने की मांग
हर बार विपक्ष की तरफ से की जाती रही है, उसके अनुकूल है? देखिए, निश्चित रूप में मैं इस प्रकार की जो व्यवस्था, कौन सी कार्यकाल के समय विपक्ष को भी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को भी लंबा समय दायित्व मिला है। कभी बच्चों की साइंस लैब, जिसका एक एक लैब में 20-20 लाख रुपया खर्चा होती है, अटल टिंकरिंग लैब सिर्फ लैब नहीं है, वहाँ उनको मेंटरशिप के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनकी नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए बहुत ही बल दिया गया। पिछले 5 साल में हमने अटल इनोवेशन मिशन के तहत टिंकरिंग लैब 10,000 बनाए। उस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद हमने उसको 50,000 तक ले जाने का बात किया। आज देश में 66% ग्रामीण इलाका के बच्चे स्मार्टफोन में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अभी अभी असर की रिपोर्ट ये कह रहा है। अभी हम लोगों ने इस बजट में तय किया कि सारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेट की कनेक्शन बढ़ाई दिया जाएगा। देखो, जो विपक्ष का नकारात्मक भूमिका है उनको मैं क्या कह पाऊंगा, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इतना ही बजट का कहूंगा। सबसे बड़ा ऐलान क्या लगता है? नई पीढ़ी के ऊपर जोर देना, ये सबसे बड़ा ऐलान है बजट। अश्विनी जी, ये जो 4 बातें पीएम साहब ने कही हैं कि बढ़ाएंगी, इनको अगर हम डिफाइन करें, क्योंकि ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि शायद लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि खपत बढ़े, निवेश बढ़े और साथ ही साथ ग्रोथ भी जो है उस पर भी फोकस आए। तो आपको लगता है कि इन चारों पैमाने के हिसाब से देखा जाए इस बजट को, तो ये पूरी तरह से संतुष्ट करता है उन लोगों को जो कह रहे थे कि इन सब मोर्चों पे काम होना चाहिए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना ड्रीम बजट आपने बनाया है। आप देखिए, जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी, 11,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, मिडिल क्लास को राहत देने की बात थी, तो 12 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं। रिसर्च और टेक्नोलॉजी की बात थी, तो एआई का मिशन, सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम, क्वांटम का प्रोग्राम, रिसर्च फेलोशिप्स, डीप टेक का फंड ऑफ फंड्स, कंप्लीट उसका पूरा पाथ। एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा एक थिंकिंग प्रोसेस और थॉट प्रोसेस और रिलीफ। कस्टम के पूरे रैशनलाइजेशन, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ठीक हो। एक एक सेक्टर को देखें अगर हम, चाहे किसानों का सेक्टर लो, आप एग्रीकल्चर सेक्टर लो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो, चाहे इन्वेस्टमेंट लो, चाहे टेक्नोलॉजी लो, हर सेक्टर पे इस बजट में एक विशेष ध्यान देके एक ऐसा बैलेंस्ड बजट लाएं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें बचत भी है, साथ ही साथ जो फिस्कल कंसोलिडेशन की मार्केट से डिमांड आती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कहा जाता था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4.4%, जब दुनिया भर में 5.5-6% के फिस्कल डेफिसिट चल रहे हैं, तो 4.4% का फिस्कल डेफिसिट भी लाना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बजट है। जो बात कही जा रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपने भी इसका जिक्र किया। अगर हम थोड़ा विस्तार में इसकी बात करें तो रेलवे भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। तो आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बात पिछले बजट में भी हुई थी कि कैपेक्स अपने को बढ़ा के इतना करना है, क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में और आगे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में रेलवे पर और खर्चा बढ़ेगा इस पर। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेलवे में इस बार भी 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स का एलोकेशन किया है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ऑप्टिमम अमाउंट है, जिसके कारण इस तरह के हाई कैपेक्स के कारण रेलवे में सेफ्टी पे 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। आपके नए ट्रैक्स बनने के काम हुए, डबलिंग के काम हुए, ट्रिपलिंग के काम हुए, रेल का रिन्यूअल यानी पुराने ट्रैक को रिप्लेस करना नए ट्रैक से, कवच का काम हुआ, स्टेशन बन रहे हैं, नए तरह की ट्रेन्स आ रही है। इस बजट से रेलवे में एक बहुत बड़ा विस्तार होगा। 1,000 नए फ्लाईओवर और अंडरपासेस इस बजट में इंक्लूड हुए हैं। 200 वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार का कॉम्बिनेशन लो, 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत ट्रेन्स, 50 नमो भारत ट्रेन्स, करीब 14,000 जनरल कोच, 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स इस बजट में इंक्लूड हुए। इस बार के बजट में क्या है खास, और खास तौर पर जल शक्ति मंत्रालय पे किस तरह से सरकार ने फोकस किया है? सामान्य लोग हैं या जो नौकरी वाले लोग हैं, उनको जब लगता है कि हमें कुछ बचत करनी है, हमें कोई टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए थी, वो पूरी कोशिश इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और निर्मला सीतारामन जी ने की है। बाकी भी हर सेक्टर के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे से किया हुआ है। मुझे लगता है बहुत डिटेल में जाकर उन्होंने देश के सभी सेक्टर के लोगों के लिए इस बजट के अंदर व्यवस्था की है।
जल शक्ति की बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय में उन्होंने जिस तरह से लोगों को साथ में जोड़ते हुए एक पहला आयोजन जब किया 2019 में, उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। तो जल का महत्व क्या है? अगर जल है तो कल है, ये बात मोदी साहब अच्छी तरह जानते हैं। और जल किसके लिए चाहिए? मानवी के लिए चाहिए, मनुष्य के लिए चाहिए, पशुधन के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो और ये सब पानी की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो क्योस हो जाएगा। बढ़ते हुए पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था अगर हम नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश की बहुत बड़ी कृपा है। 4000 BCM बारिश हमारे यहाँ होती है। हम उसमें से 2000 BCM बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सिर्फ हम 750 BCM पानी ही बचा सकते हैं। और जो इतने बड़े डैम बने हुए हैं उसकी टोटल जो कैपेसिटी हम देखेंगे तो सिर्फ 250 BCM है। अगर और हमारी आवश्यकता है वो 1120 BCM की है, और आने वाले 2050 तक में हमारी ये बढ़कर 1180 BCM की आवश्यकता रहेगी। पानी की बहुत ज़बरदस्त डिमांड बढ़ेगी। और अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे तो मुश्किल तो और बढ़ने वाली है। वे कहाँ कर सकते हैं? और उसी लिए उन्होंने 2021 मार्च में मोदी साहब ने कैच द रेन का कार्यक्रम किया था। और जब 6 सितंबर को 24 में जब वो सूरत में वर्चुअल कार्यक्रम में जब उन्होंने कहा था जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। हमारा कल तक का जो रिपोर्ट है कि मोदी साहब के इस आह्वान के ऊपर सरकार के साथ, लोगों के साथ, NGO के साथ मिलाकर करीब 5 लाख स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बने हैं। कोई एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर इतना बड़ा काम हो सकता है, वो भी 5 महीने के अंदर इतना बड़ा काम मोदी साहब के लिए है। क्या इसके लिए भी बजट में कुछ प्रावधान किया गया है? नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। मैचिंग में से भी उनको कुछ ना कुछ तो उसमें से बजट में मिल जाता है। बजट में टोटल कितना प्रावधान किया गया है? हमारी जो आवश्यकता थी कि अभी तक हमने 15.44 लाख करोड़ घरों में जो पानी दिया है और 4.39 करोड़ घरों में और पानी देना है। उसके लिए हमने 2028 तक का प्लान रखा था। उसके अंदर हमारा टोटल जो डिमांड था 2.8 लाख करोड़ का। आज उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम ये प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा करेंगे। उसका मतलब है कि उसका पूरा पैसा मिलेगा। अभी हमें जल जीवन मिशन में भी 76,000 करोड़ ये सिर्फ जल जीवन के लिए, वो भी इसके लिए आवंटित किए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ चिराग पासवान है। चिराग, आप ऑलवेज कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये बजट कुछ उसी तरह का है। मैं बिल्कुल, और बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच वाला ये बजट है। विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको मजबूती देने वाला बजट है। बट मैं सबसे पहले एक सहयोगी दल होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से विकसित भारत बनाने की सोच को ये बजट मजबूती देता है, अमीर गरीब के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, गाँव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है। ऐसे में इस बजट में जहाँ युवा महिलाओं का ध्यान रखते हुए देश के हर एक सेक्टर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। आपको लगता है बिहार को भी आगे ले जाएगा ये बजट? बिल्कुल लेकर जाएगा। जिस तरीके से बिहार में अलग अलग प्रावधानों का इसमें जिक्र किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए एयरपोर्ट एक्सपेंशन का, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, IIT एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया। साथ ही में कोसी, हम सब जानते हैं, हम सब ने उसकी त्रासदी को कई बार देखा है, उसके समाधान का जिक्र। बट मेरे लिए एक मंत्री होने के नाते बहुत खुशी की बात है कि मेरे मंत्री बनने के बाद एक लंबी समय से जो मांग हमारे मंत्रालय की थी एक और निफ्टम की, वो निफ्टम मेरे ही गृह राज्य में खुलने जा रहा है। अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम थे, अब एक और तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। और मखाना, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे राज्य में होता है, बिहार में होता है, उसको लेकर बोर्ड को गठित करने का इसमें जिक्र किया गया। तो एक बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। बट देशवासियों की तरफ से भी जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में रिबेट्स दिए गए हैं ताकि हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई बिहार को इसलिए दिया गया, अक्टूबर में चुनाव, विपक्ष यही बात कह रहा है। पर देखिए ना, जब जब बजट आएगा किसी ना किसी राज्य में चुनाव होंगे और ये चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी की रही, तो विपक्ष को भी अगर इतनी चिंता है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन कर दें, वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही खत्म हो जाएगी।